क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? केप टाउन फेमस फॉर डायमंड माइनिंग, केप टाउन हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग किस लिए सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर गोल्ड माइंस। एंड ये जो है विट वाटर सैंड सोने के भंडार के लिए, और किम्बर्ले हीरे की सबसे बड़ी खदान है। तो हमें बताना है गलत कौन सा। आंसर इज ए, ये गलत है, केप टाउन इसके लिए नहीं है। ये शराब, ये देख लीजिए, शराब बनाने और फलों की डिब्बाबंदी के लिए महत्वपूर्ण है केप टाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म धारा है? प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म धारा? देखिए, क्यूरोसियो, कैनरी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। तो प्रशांत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है कुरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो। आंसर इज ए, क्यूरोसियो धारा एक गर्म समुद्री धारा है जो पूर्वी चीन सागर से उत्तरी प्रशांत महासागर तक बहती है। दुनिया की सबसे मजबूत समुद्री धाराओं में से एक है। इसका पूर्वी एशिया की जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो क्यूरोसियो किसकी है? प्रशांत। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राजस्थान सरिस्का, छत्तीसगढ़ इंद्रावती, केरल पेरियार, उड़ीसा सतकोसिया। कौन सा सही नहीं? राजस्थान सरिस बताइए, तो इसमें हो जाएगा ई। अब इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। आइए चलिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही हैं, सभी के सभी सही है। राजस्थान सरिस्का, छत्तीसगढ़ इंद्रावती, केरला पेरियार और उड़ीसा सतकोसिया। ओके, आंसर इज ई, आंसर इज ई। बनास, काली, सिंध, शिप्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए किसकी है? महानदी, लूनी, वीज और चंबल। तो ये है चंबल की, चंबल की है, ठीक है। आपको बता दूं चंबल के बारे में, गंगा का ओरिजिन कैसे होता है? भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो गंगा बनती है। गंगा के जो बाएं आकर बाई सहायक नदियां हैं वो हिमालयी हैं, और जो दाहिने आकर मिलती हैं वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है, मैदानी नदियां हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो बाएं आने वाली है वो हिमालयी है। एकमात्र हिमालयी नदी जो कि यमुना है, जो इसके दाहिने तरफ आकर मिलती है, और वो अकेले नहीं जाती है, वो आकर प्रयाग में मिलती है गंगा से, लेकिन उससे पहले बहुत सारी नदियों का जल ग्रहण करती है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस ये सब आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चंबल है ये इटावा में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, और यमुना से, सॉरी, मिलती है। और उसके बाद ये जो चंबल रिवर है, बनास, काली, सिंध, शिप्रा, अब ये इसकी सहायक हो गई। ये जो शिप्रा रिवर आप देख रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? शिप्रा रिवर, यहाँ पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। जिस तरीके से हरिद्वार में गंगा पर, प्रयाग में संगम पर, शिप्रा उज्जैन, और साउथ में महाराष्ट्र में गोदावरी पर, ठीक है। तो चंबल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बनास, काली, सिंध, शिप्रा ये सब है। तो यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो गई? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। ये यमुना अपने अंदर इनका जल लेती है और जाकर कहाँ मिलती है? प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक है? यमुना की। और चंबल की सहायक कौन है? बनास, काली, सिंध वगैरह, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, विंध्य रेंज से निकलती है, राजस्थान उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में लिटिल ग्रीस के नाम से प्रसिद्ध है? लिटिल ग्रीस के नाम से कौन सी? तो मलाना घाटी, मलाना घाटी, मलाना घाटी इंपॉर्टेंट। मलाना भारत के हिमाचल राज्य की पार्वती घाटी में एक गांव है, पार्वती घाटी में एक गांव है, और यह समुद्र तल से 9500 फीट यानी 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी ले लीजिए। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में एक घाट का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, और इसके नीचे फिर आती है अन्नामलई। अन्नामलई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और उसके नीचे सबसे सदर्न मोस्ट कौन सी है? कार्डमम या फिर इलायची पहाड़ियां। तो भारत की सबसे दक्षिणतम कौन सी होगी? इलायची। दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी? डोडा बेटा, नील का बेटा डोडा बेटा, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। तो पूर्वी पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी, ठीक है। और अनाईमुड़ी किसकी है? अन्नामलाई की, जस्ट नीचे है, और ये सबसे साउथ में है कार्डमम। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है कौन सा कथन। ग्रेट चैनल सुमात्रा निकोबार, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, गलत बताना हमें। और कोको स्ट्रेट कहाँ पर है? कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है।
चौथा है 8 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। देखिए बाकी तो सब सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है 10 डिग्री चैनल होगा। ये देखिए ये हमने बना दिया, ये मान लीजिए ऐसे ही रफली बना रही हूँ, ये 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान और निकोबार को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ये रहा अंडमान, ये रहा निकोबार। अब आता है अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं और यहाँ पे बीच में एक और लाइन खींच दूं, इसको मैं 10 डिग्री बोल दूं, तो ऊपर वाले का साउथ ये होगा और नीचे वाले का साउथ ये होगा। तो ये रहा अंडमान, अंडमान, ये साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है। ओके, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आएगा, ना कि 8 डिग्री चैनल। आंसर इज डी। चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ पर है? रशिया। बैकाल लेक कहाँ पे है? रशिया में है। इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। रूस या आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें 23,615.39 घन किलोमीटर पानी है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। देख लीजिए बाकी का एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है पौधों में? मैग्नीशियम, बाकी लोहा, मैग्नीज एंड तांबा। तो आंसर इज डी। मैग्नीशियम सूक्ष्म तत्व, मामूली तत्व या ट्रेस तत्व, पौधे को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण है बोरोन, बी, जिंक। देख लीजिए। उसके बाद आता है कौन सा गलत है? कैलेक्स या फूल के पहले चक्र को बनाने वाले बाह्य दलों का एक संग्रह है। कोरोला या परत पंखुड़ियों का संग्रह होता है। ये जूसी होता है कोरोला और कलरफुल होता है, पंखुड़ियां होती हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आता है कि एंड्रोइकियम पुंकेसर के संग्रह से बना होता है, पुंकेसर के संग्रह से बना होता है। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। और फिर आता है फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिलामेंट या फिलामेंट के सिरे पर मौजूद होता है और यह आंतरिक रूप से लोब युक्त होता है। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या हो? कौन सा गलत है? तो आंसर है इसका 4। ठीक है, फिलामेंट ये गलत है। समझ में आया? बाकी सब सही है। देख लीजिए, कैलेक्स या फूल के पहले चक्र के बनाने वाले बाह्य दलों का होता है। पंखुड़ियां ये क्या होती हैं? जूसी होती हैं, नेक्टर होती हैं, जिनको हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप होता है कैलेक्स। जब कोई फ्लावर आप देखते हो, अगर हम बोले ये मान लिया ऐसे एक फ्लावर है, तो इसका नीचे का जो ये भाग है ना, ये जो इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, इस टाइप से कुछ बनाया जाता है। देख लीजिएगा, ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को लोहा सिंह के नाम से जाना जाता है? लोहा सिंह के नाम से कौन जाना जाता है? रामेश्वर सिंह कश्यप। रामेश्वर सिंह कश्यप, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। भोजपुरी नाटककार, पटकथा लेखक और पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। चलिए, बिहारी उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहारी उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में हुई थी। देख लीजिए। गया शहर का कौन सा क्षेत्र राज्य में सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र है? कौन सा क्षेत्र है भाई? मानपुर। मानपुर, मानपुर। किस प्रकार का चावल बिहार में अधिकतर सर्दी के मौसम में उगाया जाता है? किस प्रकार का चावल होता है वो? भदई चावल होता है, भदई। भदई, अगहनी, गर्मा और भदई क्रमशः ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। सबौर, श्री सबौर, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित 2 किस्में हैं। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बताएं? पूर्णिया में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य हथकरघा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष पटना में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1974 में। हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड की स्थापना पटना में हुई थी 1974 में। इंपॉर्टेंट।
नागार्जुन के बारे में क्या सत्य है? उन्हें वैद्यनाथ मिश्र भी कहा जाता है। वह एक लोकप्रिय हिंदी और मैथिली कवि और उपन्यासकार। तीसरा है कि जन कवि जनता के कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑल ऑफ दी एबव, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। वैद्यनाथ मिश्र भी कहा जाता है इनको, नागार्जुना को। हिंदी और मैथिली कवि के और उपन्यासकार थे, और जन कवि जनता के कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जन कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले मौर्यकालीन सिक्कों के विषय पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में बुलाया गया था? सबसे पहले किसको बुलाया गया था? रट लीजिए, काशी प्रसाद जायसवाल को। इन्हें सबसे पहले मौर्यकालीन सिक्कों के विषय पर व्याख्यान देने के लिए कहां पे बुलाया गया था? लंदन में बुलाया गया था। ये रहा एक्सप्लेनेशन, काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, जायसवाल से सवाल पूछने के लिए सिक्कों के बारे में बुलाया गया था। ऐसे कुछ याद कर लीजिए। किस शासक के गुफा शिलालेख बराबर नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? अशोक, अजातशत्रु, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए। तो ये हो जाएगा अशोक का। नागार्जुनी बराबर की पहाड़ियां ना आजीवक संप्रदाय को इन लोगों ने ये किया था, जो सन्यासी थे उसके। ठीक है, देख लीजिएगा। 4 लेन नया राजमार्ग NH-139W जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है भाई? ये पटना के साथ बेतिया। क्वेश्चन की पूरी संभावना है। 139W बेतिया विद पटना, पटना के साथ बेतिया को जोड़ रहा है। किस व्यक्ति की कंपनी ने सबसे पहले बिहार में चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया था? किस व्यक्ति की कंपनी ने? बताएं। डचों ने सबसे पहले। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, और पुर्तगाली मुख्यतः कपड़ा, विशेषकर कपास उत्पादक क्षेत्र के मसालों का व्यापार करते थे। हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने 1579 से 80 में अपना कारखाना स्थापित किया था, जब सम्राट अकबर ने एक पुर्तगाली कप्तान पेड्रो तवारेस को अनुमति दी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है अकबर का कार्यकाल क्या था? 1556 सेकंड, पानीपत से लेकर 1605 तक रहता है। ठीक है, चलिए। अनूप लाल मंडल को बिहार का कहा जाता है। अनूप लाल मंडल कौन है बिहार के? ये है प्रेमचंद, बिहार के प्रेमचंद हैं ये। अनूप लाल मंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अनूप लाल। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार कहाँ पे है? मंदार कहाँ पर है? मंदार पर्वत बांका, सहरसा, सुपौल, रोहतास। ये है बांका। ठीक है, बांका मंदार पर्वत, जिसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत बांका जिले के बौंसी में स्थित एक छोटा पर्वत है। ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? औरंगाबाद से जाता है, कैमूर से जाता है, रोहतास से जाता है, मधेपुरा से नहीं जाता है। मधेपुरा से नहीं जाता। देख लीजिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करवाया था, आपको पता है। शेरशाह में इसका मकबरा है। KRAG, तो GRAK देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ये क्या हो गया? गया। R से रोहतास, A से औरंगाबाद और K से कैमूर। हो गया ग्राक। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सारण में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से हैं? देखिए, 3। अजय नदी का उद्गम स्थल है। अजय नदी का उद्गम स्थल है, गंगा की सहायक है ये। अजय नदी के कहाँ पे है उद्गम स्थल? जमुई। ठीक है, अजय की जम गई, याद हो गया? भूलोगे भी नहीं अब आप लोग। चलो, जमुई अजय नदी, जमुई अजय की जम गई। जमुई अजय नदी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। हुगली नदी, यानी जिसे हम भागीरथी नदी भी कहते हैं, जब बंगाल पहुंचती है गंगा, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जो साउथ मुड़ता है उसको बोलते हैं हम हुगली, और जो मेन पार्ट भागीरथी है वो चला जाता है बे ऑफ बंगाल। ऊपर से फिर आती है ब्रह्मपुत्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जमुना, है ना। फिर एक आती है मेघना, जो कि मणिपुर से आती है, जिसको हम बराक रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इसका उद्गम मुंगेर माना जाता है, मुंगेर माना जाता है। तो अजय की जम गई, जमुई हो गया। किस जिले में धारवाड़ भू वैज्ञानिक संरचना नहीं है? देखिए, कहां पर नहीं है? मुंगेर, रोहतास, नवादा, जमुई। देखिए, जमुई में भी है, नवादा में भी है, मुंगेर में भी है, रोहतास में नहीं है। धारवाड़ भू वैज्ञानिक संरचनाएं। इधर देखिए, भारत के बिहार राज्य के 38 जिलों में से
एक है, रोहतास एक है, ठीक है। उनमें से यह तब अस्तित्व में आया जब 1972 में शाहाबाद जिले को भोजपुर और रोहतास में विभाजित किया गया। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम है और बिहार में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में है, ठीक है। कौन सा राज्य या देश बिहार राज्य से घिरा नहीं है? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। बताइए, कहीं से भी छत्तीसगढ़ दिख रहा है? नहीं। पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, नेपाल तो है ही ऊपर उसके, ठीक है। नॉर्थ में देख रहे हो नेपाल ही है, ये देख लीजिए। नेपाल से 5 जिले इसके लगते हैं, देख लीजिएगा कितने लगते हैं, ठीक है। नानक कुंड बिहार में किस जिले में स्थित है? नानक कुंड बिहार में किस जिले में स्थित है? राजगीर, मुंगेर, नवादा, रोहतास। बताइए। नानक कुंड राजगीर, नाना का राज है, ठीक है, नाना का राज है। राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में नालंदा के राजगीर में शीतल कुंड गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। नाना का राज है राजगीर, नानक कुंड। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग और आदान प्रदान के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र के संबंध में सॉफ्ट लैंडिंग है, अर्थशास्त्र के संबंध में सॉफ्ट लैंडिंग है। अब स्फीति की दर में एक चक्रीय मंदी जो अति मुद्रास्फीति से बचाती है। आर्थिक चक्र के विस्तार और चरम चरण के बीच का चरण, तीव्र विकास की अवधि के बाद एक उल्लेखनीय आर्थिक मंदी या मंदी। चौथा है आर्थिक विकास में एक चक्रीय मंदी जो मंदी से बचाती है। आंसर होगा इसका 4, आर्थिक विकास में एक चक्रीय मंदी जो मंदी से बचाती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? आर्थिक विकास में एक ऐसी चक्रीय मंदी जो कि मंदी से बचाती है। समझ में आया? रिसेशन से। चलिए, तानसेन को कई नए रागों के निर्माण का श्रेय जाता है। 9 रत्नों में तानसेन भी थे, मियां तानसेन। किस मुगल सम्राट ने तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर। अकबर के 9 रत्नों में ये भी थे। अकबर थे 1556 से 1605, जहांगीर थे 1605 से 1627, बाबर थे 1526 से 1530, शाहजहां थे 1627 से 1657, ठीक है, ये इनका काल था। किसके काल में फारसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी? जो सबसे ज्यादा कट्टर था, जिसको हम जिंदा पीर कहते हैं, जिसको हम आलमगीर के नाम से जानते हैं, जिसके लिए साउथ जो है क्या था, अंत साबित हुआ साउथ में उसका, तो वो है औरंगजेब, ठीक है। धर्मद का युद्ध लड़ते हुए गद्दी पर बैठते हैं और 1707 3 मार्च को इनका अंत हो जाता है। जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं औरंगजेब शाहजहां के सुपुत्र जी। तो आंसर होगा औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब ने हरम की रानियों और उनके उमरा में संगीत के सभी रूपों को संरक्षण दिया। यही कारण है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी में लिखी गई। लेकिन संगीत के कुछ क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह 1719 से 48 के शासनकाल में घटी थी। मोहम्मद शाह 1719 से और 48, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं बहुत कट्टर थे संगीत वगैरह पे, जबकि खुद भी बहुत अच्छा ये बजाते थे सितार वगैरह, ठीक है। चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पूरा किया था गुरु अर्जुन देव ने। टोटल 10 गुरु थे, आपको पता है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन ने, ठीक है। देखिए, वे आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक रूढ़िवादी और ईश्वर से डरने वाले मुस्लिम के रूप में ख्याति अर्जित की थी। बाद में इसे जिंदा पीर, अभी मैंने बोला था, के नाम से जाना जाने लगा। आंसर मिल गया ना, औरंगजेब। आंसर इज औरंगजेब, आंसर इज औरंगजेब। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 1658 से 1707, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो गया। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में व्याप्त अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुना। 780 में धर्मपाल शासक बना
और धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा। हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए इसमें गलत ये है, धर्मपाल शासक बना 780 में, ठीक है। बाकी पाल की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, ठीक है। अराजकता वहां पे व्याप्त थी और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने गोपाल को राजा चुना और धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा 750 में। देख लीजिए 770 में बना था वो, नॉट 80 में, धर्मपाल, ठीक है। किसने कहा है कि पाल साम्राज्य रोहमा या धर्म अर्थात धर्म का संक्षिप्त रूप है? संत रक्षिता, दीपांकर, सुलेमान, धर्मपाल। किसने बोला है? सुलेमान ने बोला है, सुलेमान ने बोला है। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया था, है ना, किसने? पालों ने। और आपको बता दूं गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूटा, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज को लेके। बड़ा लंबा संघर्ष चला था और फाइनली किसकी जीत हुई थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी, ठीक है। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, देवपाल। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए सी में महेंद्र पाल, ठीक है, महेंद्र पाल। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, महेंद्र पाल। ओके, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। महेंद्र पाल के दरबारी थे। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन मौजूद था? कौन मौजूद था? आमीर खुसरो, आमीर खुसरो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार एक प्रसिद्ध सेनापति के नेतृत्व में रणथंभौर अभियान पर भेजा, लेकिन शासक हमीर देव ने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया और भारी क्षति पहुंचाई। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर चढ़ाई की। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान अमीर खुसरो उसके साथ मौजूद थे। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग और उसकी रक्षा व्यवस्था का बहुत ही सजीव वर्णन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी? किसने कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पढ़ा लिखा मूर्ख, सबसे ज्यादा ज्ञानी थे ये, एमबीटी भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने इतने अच्छे तरीके इजाद किए लेकिन सब जो है असफल रहा। सब क्या रहा? असफल रहा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे ये। दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग, उन्होंने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना शुरू की थी और उसी साल वहां पे सूखा पड़ गया। सबसे पढ़े लिखे थे ये। सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन बताइए। सुदर्शन झील जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलती है, बिल्कुल सही बात है, जूनागढ़ से मिलती है। निर्माण चंद्रगुप्ता ने करवाया था, बिल्कुल, जीर्णोद्धार कई लोगों ने, लेकिन निर्माण इन्होंने करवाया था। किसके समय? पुष्यगुप्त। ये कौन था? स्वराज के प्रांतीय शासक थे। अशोक के समय तुषास्प ने इसे नहरें निकाली थी, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त, इन्होंने क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था, ये गलत है। गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त थे, बेड़ा बहुत अच्छा बजाते थे ये, और ये बोल रहा है कि इन्होंने इसको पुनरुद्धार करवाया था, ये गलत है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य है। आंसर इज डी, आंसर इज डी। विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम बताइए। मंडलम, नाडु, स्थल, गांव। नाडु, मंडलम, गांव, स्थल। नाडु, गांव, स्थल, मंडलम, मंडलम, स्थल, गांव, नाडु। तो इसका हमें बताना है सही क्रम। पहले होगा मंडलम, फिर होगा नाडु, फिर होगा स्थल, फिर होगा गांव। MNSV, ठीक है। मंडलम, नाडु, स्थल, गांव, विलेज। देख लीजिए, मंडलम को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे क्रमशः नाडु, नाडु मतलब जिला, स्थल यानी उपजिला, और ग्राम आपको पता है गांव, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में किस गुजराती ड्राइवर के साथ कालीकट पहुंचे? कौन गुजराती ड्राइवर था? अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। आंसर इज अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, ठीक है। कालीकट बंदरगाह। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक की उपाधि दी गई थी? कौन नायक की उपाधि लिया था? मध्यकालीन फारसी लेखक थे अमीर खुसरो। इन्होंने कई सुल्तानों का, 7 या 8 सुल्तानों का काल देखा है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। निजामुद्दीन औलिया की बैठकों में भाग लेते थे, उन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता था। किस यूरोपीय यात्री ने कहा था कि महमूद बेगड़ा
महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था ताकि अगर कोई मक्खी उसे हाथ पर बैठे तो तुरंत फूल जाए और मर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ चुका है। बारबोसा ने ऐसा बोला है। किसने बोला है? बारबोसा ने, रट लीजिएगा। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था, ठीक है, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा। घनी दाढ़ी उनके कमर तक पहुंचती थी, ठीक है, और मूछें इतनी लंबी थी कि उन्हें अपने सिर के चारों ओर लपेट सकता था, ऐसा था, मतलब क्या बोलूं मैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय? राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजावुर या तंजौर वहां पर है ये, ठीक है। देख लीजिए, द्रविड़ शैली मंदिरों में कांचीपुरम कैलाश मंदिर आता है, फिर उसके बाद सबसे अच्छा उदाहरण तंजौर का है। पाल शासक किस धर्म का पालन करते थे? मैंने बताया बौद्ध का पालन करते थे। बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण इन्होंने दिया था, पाल शासक, ठीक है। चलिए, वर्ष 1001 में महमूद गजनवी ने किससे हराया जिसे पराजित होने के बाद खुद को आग लगा ली थी? ये थे जयपाल। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। इन्होंने बहुत कोशिश की। उसके बाद इनका बेटा आता है और फिर उसके बाद इनका नाती आता है आनंद पाल, फिर ये त्रिलोचन पाल वगैरह आते हैं। 1001 में जयपाल को हराया, ठीक है, महमूद गजनवी। चलिए, 1025 पर आक्रमण किया था, कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर। महमूद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय साम्राज्य के क्षेत्र को किसने विरासत में ले लिया था? जैसे ही मोहम्मद गौरी जाते हैं तो कौन आता है? गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद खान। तो ऐबक आएंगे, ऐबक आते हैं, और ऐबक के बाद कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएंगे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, ठीक है, पहली महिला शासक, याद रखिएगा। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से 1206, ठीक है। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। गोपराज की पत्नी होती है, सबसे प्राचीनतम वही है, ठीक है। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसका काल है 510 ईस्वी, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और आपको ये जो क्वेश्चन है 300, इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।